कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से पहले ईरान की तरफ से बड़ा बयान। ईरान ने कहा शांति वार्ता से इनकार। ईरान ने किया शांति वार्ता से इनकार। आईआरजीसी के प्रवक्ता का बड़ा बयान। लेबनान पर हमले जारी रहे तो वार्ता नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें, आईआरजीसी ने कहा है। हर स्थिति के लिए तैयार है ईरान की सेना। यह इस वक्त का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल एक बार एक साथ दिखाएं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। यानी ईरान ने दो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए ईरान की तरफ से। ये दोनों ब्रेकिंग जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद अकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ बड़े डब्बे में जाने वाला है। आईआरजीसी के बड़े प्रवक्ता का बयान। एक तरफ लेबनान पर हमले जारी रही तो वार्ता नहीं होगी, ट्रंप नेतन्याहू हार स्वीकार करें। एक और बड़ी खबर, कल पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर सस्पेंस बढ़ चुका है। जेडी वेंस के पाकिस्तान रवाना होने के बाद संशय बढ़ा हुआ है। ईरान ने वार्ता पर फिर कड़ा रुख अपनाया है। बातचीत से पहले दो शर्तें पूरी करने की मांग है। बातचीत से पहले ईरानी स्पीकर कालीबाफ का बयान। बातचीत से पहले की दो शर्तें अभी पूरी नहीं हुई है, कालीबाफ ने कहा है। वार्ता से पहले ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का यह बयान है। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी की जाएं। लेबनान में अभी तक सीजफायर नहीं हुआ है। ईरान की फ्री संपत्ति बहाल नहीं की गई है। फिर एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ईरानी सेना मुख्यालय का बयान आया है, होर्मुज़ नहीं छोड़ेगा ईरान। जंग के लिए तैयार ईरानी सेना। राहुल फिर से जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक बार, फिर से दोनों ब्रेकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मामला। एक तरफ उनके स्पीकर जो कि बातचीत में खुद शामिल होने वाले हैं, उनका स्टेटमेंट है और ईरान की सेना का स्टेटमेंट अलग है। लेबनान में जब तक हमले तब तक बात नहीं होगी। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर दीपक बोरा और ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन। दीपक सर, आप राहुल सबसे पहले इन्हीं दो ब्रेकिंग पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सीधे चलिए दीपक सर, अभी जो आपके सामने सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है, बातचीत होगी नहीं होगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ जब होता हूं। और मैं इस समय एक बहुत ही खूबसूरत शहर में हूं, उसे भोपाल कहते हैं। झील के किनारे हूं, अभी नहा के आया हूं वहां से। इतनी शांति है झील में, और जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है वहां तो आग ही आग लगी हुई है। अब मैं बता देता हूं सर कि चाणक्य ने एक चीज कही थी, अगर भरोसा ना हो कोई समझौता पॉसिबल नहीं है। ईरान पाकिस्तान जिहादिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ना अमेरिका करता है, और इजराइल तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो आपने जो कल की बात की है क्या होने वाला है, मेरा मानना है ईरान नहीं आएगा। जिहादिस्तान के कोई मंत्री किसी चैनल पे कह रहे थे हमने तो इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया है। बड़ी अच्छी बात है, बारात तो आप लोग लेके आएंगे लेकिन दूल्हा मिसिंग है, दूल्हा इजराइल है। सर कुछ नहीं होने वाला, आप बात मान लीजिएगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह को ठोकना बंद करो। यानी ईरान ने स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह मेरी प्रॉक्सी है, नहीं तो आपका क्या लेना देना है उनके साथ। आप तो कल भी बोल देंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन को भी मत ठोको आप लोग, क्या मतलब है इस बात का? फिर के हमास को और हूती का भी अब शुरू कर देंगे। सो माई फीलिंग इज, इस समय ईरान, इसको कहते हैं सर इमोशनल हाई पे है। हमने अमेरिका को जवाब दिया है डट के, अब हम अपनी टर्म्स पर करना चाहते हैं। जंग चुना था डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करना, और जो शांति है वो उसका, ही डिड नॉट चूज इट, ही वाज फोर्स्ड टू डू इट। तो ये बेसिकली इशू वहां पर इस मिनट डिस्कस हो रही है। ईरान इज ऑन एन इमोशनल हाई। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। यहां पर मेरे साथ सीधे मेरे खास मेहमान एक और हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन, बल्कि डॉक्टर विनोद अगस्तीन। सर, मेरा थॉट एकदम क्लियर है, ईरान के अंदर कंसेंसस नहीं है। ईरान में कमांडर्स तैयार नहीं है, आईआरजीसी तैयार नहीं है। मुश्तबा खमनेई का स्टेटस हमें नहीं पता, लेकिन उनका आज का स्टेटमेंट कहता है कि वो भी तैयार नहीं है। नया सुप्रीम लीडर तैयार नहीं, आईआरजीसी तैयार नहीं, सेना तैयार नहीं। कल ईरान में हमले हुए, हम सबने देखे, कोई नहीं बता रहा कहां कहां कैसे हुए, लेकिन खबरें आई। क्या आपको लगता है कि आज रात कयामत की रात होगी? कयामत की रात होगी कि स्लोली इसको रैंप अप किया जाएगा, ये समय बताएगा निशान जी। लेकिन दो चीजें स्पष्ट हैं। सबसे पहला जो है, ये जो शांति वार्ता या सो कॉल्ड शांति वार्ता, ये ना ईरान को भाएगा ना इजराइल को कोई काम आएगा, क्योंकि इजराइल के लिए इट इज नॉट विन विन, इट इज लूज लूज सिचुएशन। क्यों?
क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं हुआ तब तक हिजबुल्लाह रीग्रुप कर रहा था। आप देखिए जहां जहां अटैक हुआ है बहुत ही सर्जिकल तरीके से अटैक किया है लोगों ने, और इनके लिए एक करो या मरो वाली बात है। तो उसमें जो बीवी जो हैं, आप आज ट्रंप बीवी पे बहुत ही नाखुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक चीज, ये ना बीवी ने ना ट्रंप ने एक चीज समझने में बड़ी गलती करी, और ऑफ कोर्स हम तीनों जो बैठे हैं यहाँ पे और राजदूत साहब तो इसका प्रतीक हैं, नेशन और नेशन स्टेट, इसमें फर्क दर्शकों को समझना होगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो नेशन, जैसे हम भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो यूएस में रहते हैं, वो नेशन को, भारत के नेशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो रहते हैं वो नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं। हिजबुल्लाह ईरान का एक एक्सटेंडेड नेशन है, सर मेरे पास ईरान का एक एक्सटेंडेड नेशन है। मेरे पास तो ये शांति वार्ता में निशांत जी, इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती करी, जो आया वो छाप दिया। अरे सर आप भूल अपना गए, दिमाग आप नहीं भूल लगाया। गए शहबाज शरीफ नहीं, वो वहां पर जो असली वहां पे करता धरता है डेनिस ज़मेनिस, मुल्ला मुनीर। आप सभी से सवाल है, क्या पाकिस्तान में वार्ता अब कैंसिल है, हाँ या ना? क्या पाकिस्तान में पीस टॉक्स अब कैंसिल है, हाँ या ना? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जो TV9 का हैंडल है उसको फॉलो करें और तुरंत कमेंट करें। लेकिन आपने ईरान की प्रतिक्रिया देख ली। अब पाकिस्तान और इजराइल के बीच शुरू हुई नई टक्कर दिखाते हैं एक सवाल के साथ, क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका में कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति बैठक के ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर ऐसा बेतुका बयान दिया जिससे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी भड़क गए, और इस वजह से भी इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर सस्पेंस और गिरा गया है। असल में पाकिस्तान में ऐसी बयानबाजी के लिए वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बदनाम हैं, और ख्वाजा आसिफ ने शांति वार्ता के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इजराइल को ही अब कैंसर देश कह दिया है, जिससे इजराइल भड़का हुआ है और वो पाकिस्तान की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भूल गए हैं कि आतंकवाद का कैंसर दुनिया भर में पाकिस्तान ही बरसों से फैला रहा है। 9/11 हो या फिर 26/11, बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन जग जाहिर है। पाकिस्तान खुद अशांति का चैंपियन है, लिहाजा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद लोग ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ग्लोबल कूटनीति का कैंसर खुद पाकिस्तान है, और जिनके खुद के कर्म कैंसर जैसे हो वो दूसरों को कैंसर नहीं कहा करते। खैर, ख्वाजा के इस बयान पर नेतन्याहू की फटकार इस वक्त इस्लामाबाद में गूंज रही है, और तो और बैठक डिरेल होने का भी खौफ है। ऐसी खबर है कि फील्ड मार्शल मुनीर खुद ख्वाजा को फटकार लगा चुके हैं। उनकी इस डांट के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमने ख्वाजा आसिफ की पोस्ट बहुत संभाल के रखी है। पहले जान लेते हैं उनके इजराइल के बारे में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, जिस पर हंगामा मचा, और फिर नेतन्याहू के कार्यालय से पाकिस्तान को लताड़ लगाने वाला बयान जारी हुआ है। ख्वाजा ने कहा इजराइल शैतान है और मानवता के लिए अभिशाप है। जवाब में नेतन्याहू ने कहा पाकिस्तान की निष्पक्षता पर अब साफ तौर पर सवाल है। ख्वाजा ने कहा इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है, तो नेतन्याहू ने जवाब में कहा यह ऐसा बयान नहीं है जिसे कोई सरकार बर्दाश्त करे। ख्वाजा ने कहा कि कैंसर देश को फिलिस्तीन में स्थापित करने वाले नरक में जलेंगे, उनका नाश होगा। तो जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को मिटा देने की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मांग बेहद आपत्तिजनक है। इजराइल ने इस बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया, शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का है। खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार तक ख्वाजा के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह तक कहा जा रहा है कि ख्वाजा ने अपनी बेवकूफी में शांति वार्ता के दुल्हे इजराइल को नाराज कर दिया। पाकिस्तान ग्लोबल कूटनीति का कैंसर देश आखिर क्यों है? इसके 6 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी आतंकवाद है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। वहां आतंकी न सिर्फ रहते हैं बल्कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका दंश सिर्फ भारत ही नहीं कई देश भुगत रहे हैं। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन कहां था। इसके अलावा नंबर 2, पड़ोसी देशों में अशांति फैलाना और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की नीति रही है। उदाहरण के तौर पर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान की सेना इसके लिए बदनाम रही है, इसके लिए कुख्यात रही है। कई बार पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों से मिली भगत, घुसपैठियों वाली साजिश के आरोप लग चुके हैं, साबित भी हो चुके हैं, सबूत भी आ चुके हैं। ऐसा ही आरोप उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारने के पीछे लगा था, बेनजीर भुट्टो। खैर, नंबर 3,
तीसरी वजह नार्को टेररिज्म और ड्रग्स का कारोबार। पाकिस्तान इसका चैंपियन है, कई बड़े आतंकी भी इसमें शामिल हैं, इन्हें पाकिस्तान की सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, यह भी साबित हो चुका है। नंबर 4, पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और अस्थिर देश के पास परमाणु हथियार है। यह भी पाकिस्तान को कूटनीति का कैंसर कहने की बड़ी वजह है। परमाणु हथियार किसी भी समय गलत हाथों में जा सकते हैं। पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेलिंग भी करता रहा है। नंबर 5, इसके अलावा पाकिस्तान कट्टरता और हिंसक विचारधारा का एक्सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री और सेना के प्रमुख जहरीले भाषण देते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। और नंबर 6, पाकिस्तान का आर्थिक दिवालियापन हो चुका है। वो बेगिंग बोल्ड डिप्लोमेसी पर निर्भर है, जिसमें मांग मांग कर ब्लैकमेल किया जाता है। पैसा मांगते हुए कहा जाता है कि वह आर्थिक रूप से डूब गया, तो परमाणु शक्ति आतंकवादियों के हाथ लग जाएगी, इसीलिए पैसे दे दो। हालांकि यूएई को यह सब कुछ समझ में आ चुका है और उसने पाकिस्तान को दी हुई $3 अरब कर्ज की रकम वापस मांग ली है, जिससे पाकिस्तान काफी परेशान है। अगली खबर बताने से पहले आपको बड़ा तेजी से बता दें, व्यूअर्स जो हैं हमारे यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक पे लिख रहे हैं। मैंने सवाल पूछा था क्या पाकिस्तान में सीज़फायर टॉक्स होंगी कि नहीं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं जयप्रकाश जी वार्ता नहीं होगी, पाकिस्तान की भूमिका योग्य नहीं है, वो एक आतंकवादी मुल्क है। और यहां पर एक और सज्जन ने कहा यू आर चूजिंग अ टेररिस्ट कंट्री फॉर पीस टॉक, इट्स नॉट पॉसिबल। एक और सज्जन ने कैंसिल होगी, श्रीराम पुत्र रिज्जू कह रहे हैं पीस नहीं होगा। फिर ये इन्होंने एक और सज्जन है, उन्होंने कहा वार्ता कैंसिल। देव मजीठिया, पाकिस्तान खुद थर्ड स्टेज का कैंसर है, ये इनका कहना है। हमारे शो को नॉन स्टॉप देख रहे हैं। खैर, शांति वार्ता से पहले इस वक्त बड़ी खबर, ईरानी सेना की नई धमकी। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना ने कहा अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया है, होर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ईरानी सेना ने कहा। एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता से पहले बगदाद में दिखे फाइटर जेट, यूएस विमान A-10 वॉरथॉग ने भरी उड़ान। आज ही अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज का बड़ा बयान। इनकी बड़ी भारी बेइज्जती वैसे कर चुके हैं ट्रंप, हम अपनी यूरोपियन आर्मी बनाने जा रहे हैं। 2 या 10 साल में नहीं, बल्कि अभी यूरोपियन आर्मी बनाएंगे। खैर, इस खबर को थोड़ा इधर रखते हैं राहुल, पहले 2 ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान है, एक क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन। विनोद सर, सवाल नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संशय, अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, और जिसको कहते हैं ना, ईरान के लिए वही एक मिल्किंग काव है। सीधे तौर पर मुझे तो सबसे बड़ा डेडलॉक लेबनान से भी बड़ा यही दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली बात संक्षेप में कह रहा हूं, पाकिस्तान को चूज किया ट्रंप ने, सबसे बड़ी गलती। आप देखिए, जब तमिल ईलम और श्रीलंका के बीच में मध्यस्थता किसने की? नॉन इंटरेस्टेड, नॉन कनेक्टेड पार्टी, कोई नॉर्वे जैसा देश। आप इंटरेस्टेड पार्टी को लेके इसमें घुसाया, सबसे बड़ी गलती। ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू बी सेकंड इमरान खान। काफी लोगों को ये बात पता नहीं है, उनको पता है शहबाज शरीफ की जिंदगी और टाइम और सब कुछ गिनी चुनी है। ख्वाजा आसिफ इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती जो है ट्रंप की है। हॉर्मुज तो आप समझ ही लीजिए, आप जो भी वहां से तेल लाएंगे कासिम आइलैंड के अराउंड लाएंगे, क्योंकि वो नेशनल वाटर्स में जाता है ईरान का। ईरान को आपको पैसा देना होगा। साउथ से लाएंगे, उस ईरान ने कह दिया है, वहां पे उन्होंने माइंस $2 पर बैरल, ये उन्होंने अमाउंट रखा है। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। जेडी वेंस, 2011 के बाद अमेरिका का कोई भी इतना सीनियर डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा 2011 के बाद। लुक एट डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मैं क्या कहूं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए, ये वही पाकिस्तान है जो कहता है कि अगर जंग में सऊदी अरब पर हमला हुआ या सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा तो हम सऊदी अरब का साथ देंगे ईरान के खिलाफ। क्या ईरान इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा थोड़ा सा भी? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है सर, जो आपने कहा है, चाणक्य नीति कि हम पुजारी हैं। पहले कहा कोई समझौता नहीं चलता अगर भरोसा ना हो। आज कौन भरोसा करता है डोनाल्ड ट्रंप पे? अमेरिका पे शायद मैं फिर भी भरोसा कर लूं, डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं करूंगा। मैंने देखा है सर, 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी, मैंने अमेरिका को इतना अकेला कभी नहीं देखा पिछले 53 साल में जितना मैं अभी देख रहा हूं। अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा, ईरान भी अकेला है, उसके साथ भी कोई नहीं खड़ा। तो ये दोनों जो हैं अकेले पड़ गए हैं। और ये कहना, अब आपने इस बेवकूफ ईरानियन ने क्या बोला है कि अगर इजराइल हमला बंद नहीं करेगा
हिजबुल्लाह पर, तो वार्ता नहीं होगी। यानी अब आपने इजराइल के हाथ में सब सौंप दिया है। सो वेदर द पीस टॉक्स आर हेल्ड और नॉट, यानी पीस टॉक बिटवीन ईरान एंड अमेरिका तभी होंगी अगर इजराइल जो है वो ठोकना बंद करे। यानी सारा कुछ, सारे हथियार आपने इजराइल के हाथ में खुद दे दिए, वो क्यों ठोकना बंद करेगा? अब आप जो बता रहे हैं सर, अगर जिसकी लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है और वहां धमकी क्रेसी होने लग जाए, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो फिर यही होगा। खैर, अगर आपने जिक्र किया है इस वक्त लेबनान का, तो मुझे आपको एक बात बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में सारा ड्रामा ईरान अमेरिका में शांति वार्ता को लेकर हो रहा है। ये शांति वार्ता लेबनान के मुद्दे पर खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने दावा किया था युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। सोचिए, इनके ऊपर भरोसा नहीं है उनको। ये बड़ी खबर, लेबनान शामिल है युद्ध विराम में, लेबनान शामिल है। ये शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल है, और बाद में गोलमोल हो गया। अमेरिका ने कहा इसका कोई रोल नहीं है, जेडी वेंस ने खुद कहा कि लेबनान का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जवाब अमेरिका से आया। जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान को लेकर गलतफहमी है, ऐसा वादा नहीं किया गया था। आज ईरान की चेतावनी भी आ गई। ईरान ने संदेश दिया कि लेबनान में सीज़फायर तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन इन बातों से उलट नेतन्याहू लेबनान पर आक्रामक मोड में है। उनकी सेना ने आज भी लेबनान पर कई बार हवाई हमले किए हैं। इस बीच उनका एक डेलीगेशन लेबनान के पीएम से मिलने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका में। ऐसे ही एक लेटेस्ट अटैक जो लेबनान में किया, उसका वीडियो आपके सामने। आज शाम को दक्षिणी लेबनान के नाबाती इलाके में इजराइल ने बॉम्बिंग की है। हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकाने को हिट किया है। इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ है। ये हमले तब जारी हैं जब कल रात ही ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को फोन करके लेबनान पर अटैक रोक देने को कहा था। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में सीज़फायर नहीं होगा, हिजबुल्लाह की बर्बादी तक हमले जारी रहेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं पहले आपको एक क्विक टेक दे दूं। आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या लोगों के जवाब आ रहे हैं? ध्यान से देखिए, ज्यादातर लोगों ने कहा है, खैर आशीष सिंह कह रहे हैं यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। एक और यहां पर बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि यहां पर जो जानकारी आ रही है, कुछ लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर लो, पाकिस्तान में टॉक्स नहीं होने वाली हैं। ये लोगों का रिएक्शन है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान में पीस टॉक्स होंगी। यहां पर जानकारी है पाकिस्तान में पीस ऑफ पेपर जितना पीस भी नहीं है। ये शीबा खान कह रही हैं ये शांति वार्ता फेल्ड है 100%, स्नेहा वर्मा ने लिखा है। खैर, अब मैं सीधे चलूंगा दीपक वोरा सर और विनोद अगस्टीन है। दीपक सर, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को यह बोला कि आप लेबनान पर हल्का हाथ रखें। नेतन्याहू ने नहीं सुना। नेतन्याहू ने इनफैक्ट स्पेन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। वेयर इज दिस हेडिंग सर? ये प्रश्न जो आपने पूछा है सर, हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में क्या फर्क है सर? लेबनान में तो सरकार नहीं है, 500 या 2,000 की उसकी फौज है। हिजबुल्लाह के 40, 50, 60 हजार लड़ाकू है। तो लेबनान में तो पूरी तरह से हिजबुल्लाह का कंट्रोल है। और जब ये कंट्रोल बन रहा था तो सब लोग पॉलिटिकल वोट्स के चक्रों में लेबनान के जो पॉलिटिशियंस थे, आने दो इनको, आने दो इनको, आने दो, ये तो मुस्लिम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज चलती, अल्लाह अकबर, वहां बहुत शोर मचाते थे। अब वी आर इन अ सिचुएशन वे लेबनान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे? ये डिसाम तो कर नहीं पाएंगे। और अगर ट्रंप ने नेतन्याहू पर जोर डालने की कोशिश की है, ट्रंप ने ये साबित कर दिया है। उसने गाजा पट्टी पर भी बोला था मैं रिवियरा बनाऊंगा। उसने ये साबित कर दिया ही इज अ बिजनेसमैन, ही डजंट केयर। यहूदियों के बारे में परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर इजराइल सीज फायर करता है, जैसे हमने भी 2-3 बार वो तमिल ईलम के वालों के साथ किया था, LTT के साथ, वो रीग्रुप करेंगे, वो और हथियार इकट्ठे करेंगे और फिर वो पलटवार जोर से करेंगे। सो आई डोंट थिंक ट्रंप इज एनी फ्रेंड एनी मोर इजराइल का, क्योंकि इजराइल ने उसकी बात नहीं सुनी। जबकि नेतन्याहू लड़ा। खबर बता रहा हूं और अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये खबर तुरंत फ्लैश करें। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर है, मैं रिपीट करूंगा 2 बार। IRGC कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है कि मोहम्मद बागेर गालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, इनकी अथॉरिटी कम की जाए, इनके पर कतरे जाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा है
कि मोहम्मद जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के पर कतरे जाए, इनकी ताकत जो है वो कम की जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए। विनोद सर, ईरान में क्लियर कट मिसप्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी दिखाई नहीं दे रही है। सर मेरा यही बहुत बड़ा सवाल है, सपोज करिए जस्ट फॉर एन इंस्टेंस की बातचीत हो जाती है, मानेगा कौन सर? आईआरजीसी अलग दिशा में भाग रही है। निशान जी, आईआरजीसी का कमांडर के दिन जो हैं अभी बस गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि मेरे को काफी समय से सस्पिशन रहा है इतने सारे टॉप लेवल एचलॉन के लोग न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे, लेकिन अरागची बिल्कुल सीना ताने घूम रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अब हम लौट करके इस शो में आएंगे, अरागची आईआरजीसी का कमांडर लोकेशन देगा, अरागची विनोद सर मुझे एक बात बताएगा कि कहां। विनोद सर एक बात बताइए, इस आईआरजीसी को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करने वाला कौन है? मुज्तबा खमेनी। असली कमांडर तो वही है सर। देखिए, अरागची हैज ओवरस्टेप्ड हिज मैंडेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान को कभी ये मध्यस्थता करने में दे वुड हैव नेवर एग्रीड। अब हिस्ट्री उठाकर देखिए, ताशकंद एग्रीमेंट, इंडिया पाकिस्तान 1965, मध्यस्थता किसने की? न्यूट्रल कंट्री यूएसएसआर ने की। तो ऐसे आप कई एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ख्वाजा आसिफ अपना पत्ते खोल के बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ही इज नॉट ऑन द साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल पुट टुगेदर। तो कैसी मध्यस्थता होगी, कैसी न्यूट्रल? सर मैं एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं, एक और बड़ी खबर ईरान इंटरनेशनल के हवाले से। एक और बड़ी खबर, जो आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं अहमद वाहिदी, मैं रिपीट कर रहा हूं, आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी और आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने कहा है कि कोई भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी, आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने कहा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल की खबर है। दीपक सर, 3 पॉइंट ऑफ कंटेस्ट। नंबर 1 लेबनान, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नंबर 3 मिसाइल प्रोग्राम एंड डेफिनेटली न्यूक्लियर। सर चारों तो वहीं के वहीं हैं, तो फिर करेंगे क्या? इन्होंने इसी पर बातचीत कर रहे थे, सुप्रीम लीडर को मार दिया। इन्होंने इसी पर बातचीत बंद कर दी और युद्ध शुरू कर दिया। इन्होंने इसी पर बातचीत के लिए युद्ध बंद कर दिया। अब युद्ध पूरी तरह बंद करने के लिए, सीजफायर के लिए इसी पर बातचीत कर रहे हैं। लेट्स टॉक टू डिसाइड व्हेन वी आर टॉकिंग नेक्स्ट। तो ये फ्रांस के जो दार्शनिक थे जॉन बाप्टिस्ट लाकार्ड, उन्होंने 19वीं शताब्दी के बीच में कहा था, द मोर इट चेंजेस द मोर इट्स द सेम। जितना बदलता है उतना वही रहता है सर। और ये जो अगर बातचीत कोई होती भी है इस्लामाबाद में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ। विनोद साहब जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि ये बहरे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या समझेंगे क्या सुनेंगे। दिस मूव, ये जो होने वाली थी, जो दुल्हा जहां एब्सेंट था बाराती तो पहुंच गए, लेकिन ये जो मूव होने वाली है, इट इज डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स अ नॉन स्टार्टर सर। आप देख लीजिएगा क्या होता है। और ये बयान देना कि एक जिहादिस्तानी मिनिस्टर ने कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं, वो तो ईरान कहता था, तो आप कहां से इंपार्शियल रह गए? ओके, लेट्स लुक एट इट सर। नंबर 1, इस बातचीत में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल, राइट? पाकिस्तान ने इजराइल की बेइज्जती कर दी है, इजराइल पाकिस्तान से नाराज है, हमने आपको दिखा दिया। ईरान जो है वो अपनी 4 कंडीशंस लेके अड़ा हुआ है कि हम नहीं मानेंगे। तो फिर अमेरिका क्या करेगा वहां पर? सोचिए जरा। खैर, एक तरफ ईरान समर्थक लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता का मंच सजा है। ऐसे में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लामाबाद की मीटिंग में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बात बन पाएगी? क्या इस्लामाबाद की बैठक में स्थायी शांति का कोई रास्ता या फॉर्मूला निकल पाएगा?
ईरान का मैसेज साफ है कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकते, सीजफायर नहीं होता, तब तक वो दूर रहेगा। टाइमिंग देखिए, इस्लामाबाद में सारी तैयारी, कुछ लोग आ गए तो कुछ लोग पहुंचने वाले। पश्चिम एशिया में शांति को लेकर इसे माइलस्टोन मीटिंग बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बम गिर रहे हैं, धमकी मिल रही है, धमाके हो रहे हैं और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। इतना ही छोड़िए, इस्लामाबाद से थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। सोचिए जरा, तो फिर शांति वार्ता किस बात की हो रही है? आखिर पाकिस्तान ने कौन सा सीजफायर करवाया जिसमें पश्चिम एशिया की आग थमी नहीं बल्कि भड़कती ही जा रही है? ये जानना जरूरी है। जो हो रहा है उसके चलते इस समिट को लेकर कई तरह के सवाल हैं, इसलिए आप नोट करिए कि वार्ता से ठीक पहले क्या क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, ईरान से लेबनान तक विध्वंसक बमबारी, होर्मुज पर ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, मुज्तबा खमनेई अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, पूर्वी और उत्तरी तेहरान में एक साथ कई धमाके सुने गए, इजराइल ने नरसंहार करके सीजफायर का सरेआम उल्लंघन कर दिया, इजराइल पर लेबनान के अलावा तेहरान में भी बमबारी के आरोप लगे, उनका एक ड्रोन परसों ही पकड़ा गया था। वार्ता से ठीक पहले बहरीन पर ड्रोन अटैक हो गए, कुवैत में भी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हुए। हालांकि IRGC ने बहरीन और कुवैत में हमले से इनकार कर दिया, मतलब सब हमले कर रहे हैं और अब क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक का आरोप है, ड्रोन हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हो गया, जिसके चलते भीषण आग लग गई। यानी सीजफायर के बाद सीजफायर नहीं, काफी मिसाइल फायर हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ हमलों का नहीं है, बल्कि शांति वार्ता से ठीक पहले धमकियों का दौर भी चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई की भाषा से जंग जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। यूएस इजराइल को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान न अपने अधिकारों का त्याग करेगा और न ही मिसाइलों पर कोई समझौता करेगा। मुज्तबा ने लड़ाकों को संदेश भेजा है कि दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी धमकी दी है, अमेरिका इजराइल को सीजफायर उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सीजफायर से छेड़छाड़ हुई तो कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका इजराइल के लिए सीजफायर मानने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं की तो उनके लिए दर्दनाक होगा। ईरान हार चुका है और उसे शर्तों पर सहमत होना ही होगा। उधर नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार ओफिर फौक का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करना इजराइल का लक्ष्य है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी पूरी तरह खत्म करने का प्लान है। अब ऐसे विस्फोटक हालात में कैसी बैठक होगी, कैसी बातचीत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है जिसमें रह रहकर विस्फोट हो रहे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स का के मन में शंका है कि अगर मीटिंग हो भी गई तो क्या कोई हल निकल पाएगा। आखिर युद्ध और सीजफायर एक साथ कैसे चल सकते हैं, जैसा कि ईरान कहता रहा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में वहां के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ भी शामिल हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखा। कालीबाफ ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मुद्दों पर आपसी सहमति बनी थी उनमें अभी तक 2 लागू ही नहीं हुए। यही ट्रिगर पॉइंट था। वैसे इनमें एक है लेबनान में सीजफायर और दूसरा है ईरान की जब्त संपत्ति को रिलीज करना। कालीबाफ के मुताबिक शांति वार्ता से पहले ये मुद्दे लागू होने थे जो नहीं हुए, इसीलिए बातचीत से पहले ये वादे पूरे किए जाएं। हालांकि उनके इस्लामाबाद आने से पहले उनसे जुड़ी एक नई खबर वायरल हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, द ईरान वॉचर के हवाले से खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर कालीबाफ की नजर थी, शायद इसीलिए IRGC उन पर खफा है। खमनेई के मारे जाने के बाद उन्होंने खुद को नेता के तौर पर पेश किया और अपने सलाहकारों के जरिए पश्चिमी राजनयिकों से संपर्क साधा। ऐसी अफवाह है कि कालीबाफ ने ही अली लारीजानी के ठिकाने की जानकारी दी। एक थ्योरी यह भी है कि अमेरिका और इजराइल को हाई लेवल बैठकों की जानकारी वही दे रहे थे। माना जा रहा है कि खमनेई और सैन्य नेतृत्व की लोकेशन भी लीक की गई। कालीबाफ अब उन्हीं अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे हैं जिनसे पहले बैक चैनल संपर्क के दावे किए जा रहे थे। अलग अलग सोर्सेज से कहा जा रहा है कि संभवतः अमेरिका पहले से उनके साथ संपर्क में हो और खमनेई की जगह उन्हें बेहतर विकल्प मानता हो। द ईरान वॉचर के मुताबिक कालीबाफ खुद को ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। मुज्तबा को सिर्फ नाम के तौर पर सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मुज्तबा मौजूदा हालात में वो खुद को मजबूत और पश्चिम से बात करने वाला चेहरा दिखा रहे हैं। ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे बड़ा पावर गेम चल रहा है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। शांति वार्ता फेल हुई तो ईरान पर भीषण हमले। ईरान पर हमले के लिए जंगी जहाज तैयार हैं। ईरान पर पहले से भी घातक हमले करेंगे। जंगी जहाजों में सबसे अच्छे हथियार भरे जा रहे हैं।
मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर विनोद अगस्टीन और एम्बेसडर दीपक वोरा। विनोद सर, ये मेरा प्योरली मिलिटरली एक सवाल है। सर एक बात बताइए, अंग्रेजी का शब्द है रिप्लेनिशमेंट। अमेरिका को थोड़ी राहत मिल गई पिछले 3 दिनों में, उनको बहुत जरूरी था। इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर रिजर्व फोर्सेस भी बड़ी परेशान है। लेकिन ईरान ने भी तो सर कुछ स्ट्रैटेजाइजिंग की होगी इन 3 दिनों के अंदर। अगर ट्रंप हथियार भर रहे हैं तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये शांत, मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये जो शांति वार्ता जो है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है रूज। ये शांति वार्ता एक रूज है। ये इस चोले में ईरान के जो वायलेंस है या अटैक है, उसकी तीव्रता कम करके ईरान के ऊपर या उनके प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक बढ़ाने की इनकी जो मंशा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए। ये इतिहास गवाह है इस बात को। देखिए, आगे जाकर के आप देखिएगा, ये रूस फॉल फ्लैट होगा। इसमें पाकिस्तान, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विल बी द फॉल गाय। पाकिस्तान के जरिए इजराइल को, ईरान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओके, आई कांट से इट बेटर देन दिस। ओके, अब मैं सीधे चलूंगा। एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ है। दीपक सर, 24 घंटे पहले नेटो के मार्क रूटे ने मुलाकात की है। हालांकि मार्क रूटे डोनाल्ड ट्रंप के फैन बॉय ज्यादा हैं, ये सब कोई जानते हैं। जब वो नीदरलैंड्स में थे तब वो फैन बॉय की तरह थे, अभी भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, 24 घंटे में क्या हुआ है? स्पेन ने सीधे सीधे कह दिया यूरोप अपनी आर्मी बनाएगा। 24 घंटे में काजा कलास ने कहा है कि लेबनान पे हमले बंद होने चाहिए। 24 घंटे में मैक्रोन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हमले बंद होने चाहिए लेबनान पर। जर्मनी ने मैसेज दिया है कि हमले बंद होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर कीर स्टार्मर यूएई में जाके अपनी आधी से ज्यादा फोर्सेस से मुलाकात कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको बेइज्जत करने के बाद मजबूरन उनसे फोन पर बात कर चुके हैं। सर, क्या ट्रंप के ऊपर मॉरल प्रेशर बहुत नहीं होगा? ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है उसके ऊपर। मॉरल प्रेशर की वो परवाह नहीं करता क्योंकि मोरालिटी तो है नहीं, बट इमोशनल प्रेशर उस पर बहुत है क्योंकि अकेला पड़ गया है बिल्कुल। अब उसके अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स को भूल जाइए, वो परवाह नहीं करता। उसका इंटरेस्ट सिर्फ था धंधा। अब बिजनेसमैन जो राष्ट्रपति बना, नॉट राष्ट्रपति जिसने बिजनेस अपना। तो ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि इसका फायदा हो सर। इसने तो ये भी सुना था, अफवाह उड़ी थी, इसने ईरान से कहा कि जो आप चार्ज करोगे $1 या $2 पर बैरल जो बांटे, वहां से हम आधा आधा बांट लेंगे। तो मेरा अपना मानना है ही इज डिसअपॉइंटेड। इसको अब नजर नहीं आ रहा कि मैं पैसे कहां से बना सकता हूं, क्योंकि जो शायद बात चली थी रेयर अर्थ हमको मिलेंगे जिहादिस्तान से, वो कुछ नहीं हुआ उसका। नाउ ही इज वरीड कि भाई इतना जो खर्चा हो गया है, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास डिप्लोमेसी के लिहाज से आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को यह खबर बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा की हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही शांति वार्ता अब सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं रही है, बल्कि हाई वोल्टेज रिस्क मिशन बन चुकी है। हालांकि कई फाइटर प्लेन्स इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान के आसमान में देखे गए हैं। बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी देखे गए। एक तरफ अयतुल्लाह अली खमनेई की मौत के इतने दिन बाद भी ईरान उबल रहा है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने कहा है कि वो अपने पिता की शहादत भूले नहीं है, वो बदला लेकर रहेंगे। मुज्तबा खमनेई ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान अपने मरहूम सुप्रीम लीडर और शहीदों का बदला लेने के लिए पक्का इरादा रखता है। तो वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता से पहले एक ऐसे व्यक्ति ने अलार्म बजाया है जो पाकिस्तान की असलियत को अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि दुआ करें कि इस्लामाबाद में होने जा रही शांति वार्ता में सब ठीक हो। खतरे की घंटी किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस के पूर्व प्रेस सचिव एरी फ्लिशर ने बजाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेराड कश्नर और स्टीव विटकॉफ के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उससे ठीक पहले एरी फ्लेशर ने पाकिस्तान की जो तस्वीर खींची है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए किसी रेड सिग्नल से कम नहीं है। एरी फ्लेशर ने पहले भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ विदेश दौरों पर जा चुके हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल कूटनीतिक का कैंसर बन चुका है। ऐसे में ये एक हाई रिस्क मिशन है। एरी फ्लिशर ने इस यात्रा से पहले अमेरिका को क्या अलर्ट किया वो देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई सामान्य मेजबान देश नहीं है। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है।
पाकिस्तान में सत्ता का नियंत्रण हमेशा स्थिर रहा है। पाकिस्तान में हाई लेवल यात्राएं जोखिम भरी रही हैं। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को चकमा देने वाले विमान का सहारा लेना पड़ा था। उन्हें लोकेशन छुपाने के लिए चुपके से विमान बदलने पड़े थे। 2006 में सीक्रेट सर्विस भी बिल क्लिंटन की यात्रा के खिलाफ थी। ऐसे में इस्लामाबाद में शांति वार्ता सीक्रेट सर्विस की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वैसे एरी फ्लेशर ने यह अलर्ट 2 दिन पहले दिया था, लेकिन तब तक अमेरिकी डेलीगेशन की पाकिस्तान यात्रा का पूरा प्लान बन चुका था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और कई अधिकारी पहले ही पाकिस्तान में। व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और सीक्रेट सर्विस तीनों ने मिलकर इस यात्रा का पूरा प्लान बनाया। आखिर इस्लामाबाद किस तरह एक छावनी में तब्दील हो गया है और वेंस की यात्रा के लिए क्या तैयारियां की गई, ये रिपोर्ट जरूर देखिए। वेंस की सुरक्षा में पहली लेयर में यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, दूसरी लेयर में अमेरिकी टैक्टिकल रिस्पांस की टीम है, जबकि तीसरी लेयर में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान हैं। अमेरिका से 5 विमान और 3 हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 30 सदस्यों की एडवांस सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ लिमोजीन, 10 बख्तरबंद एसयूवी, विशेष जैमर वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक जैमर व्हीकल्स भी वैन से पहले ही इस्लामाबाद आ गए। अल-कायदा और जैश जैसे आतंकी संगठनों से खतरा, ISIS के प्रॉक्सी संगठनों से खतरा, ईरान समर्थित मिलिशिया से अटैक का डर, अमेरिका विरोधी संगठनों से हमले का डर, TTP और बलोच विद्रोही विदेशी मेहमानों के लिए खतरा बन सकते हैं।